एक बार की बात है, एक गांव में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। शीला अपनी बेटी रिया के साथ रहा करती थी। रिया की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी। फिर एक दिन रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। फिर लड़के वाले रिया को पसंद कर लेते हैं, लेकिन वे लोग रिया की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। रिया की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। तब लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दी? हम लोगों के पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूंगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊंगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जुटा कर रख दूंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरे बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत ही उपकार होगा। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें उतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। रिया की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर रिया की माँ जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उससे बोलती है, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन। रिया की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने सैंडल के डिब्बे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंको। अरे तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई सैंडल हूँ। मेरे अंदर की रखी सैंडल एक जादुई सैंडल है। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई सैंडल हो तो तुम आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की हो? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर घर चलो। फिर रिया की माँ उस जादुई सैंडल के डिब्बे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन सोनू के पिताजी रिया के घर आते हैं और रिया की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों का चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर सोनू के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है, तुम पैसे कहाँ से दोगी? तभी रिया की माँ उस जादुई सैंडल से बोलती है, सुनो जादुई सैंडल, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई सैंडल हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और रिया के शादी का दिन आ जाता है। जादुई सैंडल, आज मेरी बेटी की शादी है, तुम बोले थे तुम मेरी मदद करोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई सैंडल अपने बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर रिया जैसे ही उस जादुई सैंडल को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। रिया देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लगे हुए थे। फिर जादुई सैंडल रिया की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर रिया और उसकी माँ बहुत ही खुश होती हैं। ये सब बातें रिया के माँ की मालकिन देख लेती हैं। रिया की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और छुप कर ये सारी बातें देख लेती हैं।
ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिया की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई सैंडल मेरा है, तुम मेरे घर से इसे चुराकर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप ये जादुई सैंडल तुम मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई सैंडल वापस करो। तुम ये मत भूलो राधा कि तुम भी अपने पड़ोसन के यहाँ से मुझे चुरा के लाई हो। मालकिन, आप तो उस दिन ये जादुई सैंडल फेंकने के लिए बोली थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए रख लेती हूँ। मालकिन, ये सैंडल तो मेरी हुई ना। सुनो शीला, ज्यादा बकवास मत करो, तुम चुपचाप मेरी सैंडल मुझे वापस कर दो। राधा, तुम ये जादुई सैंडल को चुरा के ही लाई हो। अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई सैंडल पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई सैंडल की बात सुनकर राधा डर जाती है और जादुई सैंडल से बोलती है, नहीं नहीं जादुई सैंडल, तुम मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस से मत बताना। इतना बोलकर राधा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले भी बारात लेकर रिया के घर आ जाते हैं। फिर रिया की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी सोनू बोलता है, नहीं नहीं माँ जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझसे बात जरूर करना। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपका ये पैसा नहीं लूंगा। फिर रिया और राजू की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और दहेज नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक हरीश नाम का राजा राज्य करता था। राजा हरीश बहुत ही दयालु थे, उनका चारों तरफ चर्चा हुआ करता था। राजा हरीश की रानी का नाम चंद्रावती था। रानी चंद्रावती देखने में बहुत ही सुंदर थी। अपने माता पिता की अकेली होने के कारण उनके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। रानी देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही घमंडी था। सर्दी का दिन था। रानी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। उस वक्त बहुत ही जोरों से ठंड पड़ रही थी। रानी जब स्नान करके लौट रही थी, तब उनका हाथ पैर कांपने लगा। उनको बहुत ही जोरों से ठंड लगने लगी। रानी ने इधर उधर देखा, तब रानी को एक झोपड़ी दिखाई दी। तब रानी ने अपनी सखियों से बोला, सुनो, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, तुम लोग इस झोपड़ी को जला दो ताकि मैं ठंड से बच सकूं। रानी की बात सुनकर उनकी एक सखी उनसे बोली, महारानी, ये कुटिया तो एक गरीब की है, इसे जलाना ठीक नहीं है। अरे 2 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या हो जाएगा, नई बनवा देंगे। फिर देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। रानी ने अपने हाथ पाँव सीखने के बाद रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में चली गई। वो झोपड़ी एक महात्मा की थी। जब महात्मा को पता चला कि रानी ने हाथ पाँव सीखने के लिए उसकी झोपड़ी जला दी है, तो वो बहुत ही दुखी होता है। अगले दिन वो महात्मा अपनी बात को लेकर राजा हरीश के पास जाता है। फिर वो महात्मा राजा को रानी के बारे में पूरी बात बताता है। ये जानकर राजा हरीश को बहुत ही दुख होता है कि रानी ने एक महात्मा की झोपड़ी जला दी है। फिर राजा ने रानी चंद्रावती को बुलाया और उनसे बोले, तुमने ये क्या किया? तुमने एक गरीब की झोपड़ी जला दिया, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अच्छा, आप मुझे 2 तिनकों की झोपड़ी जलाने के लिए इतना डांट रहे हैं? झोपड़ी जल गई तो क्या हुआ, नई बनवा देंगे। ये सुनकर राजा ने रानी से बोला, चंद्रावती, तुम ये मत भूलो कि तुम एक राजा की पत्नी हो। तुमने एक गरीब की झोपड़ी जलाई है, इसलिए तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुमने एक गरीब की झोपड़ी जलाकर उसे अनाथ बना दिया, इसलिए तुम्हें इस गलती का दंड भुगतना होगा, तभी इस गरीब का न्याय होगा। तुम्हें उस गरीब की झोपड़ी बनानी होगी, वो भी अपनी मेहनत से,
जब तक तुम उसकी झोपड़ी नहीं बना देती तुम महल में नहीं रह सकती हो। ये सुनकर रानी चंद्रावती का घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। फिर रानी चंद्रावती उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास जाती हैं। झोपड़ी के पास जाने के बाद रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और इस झोपड़ी को कैसे बनाएं। फिर रानी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर रानी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेच आती थी। फिर रानी ने सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना 1 साल तक जी तोड़ मेहनत की। रानी को लकड़ियां बेचने से जो भी पैसा मिलता था वो आधा पैसे बचा कर रखती थी और आधा पैसे अपने लिए खर्चा करती थी। फिर रानी के 1 वर्ष जी तोड़ मेहनत करने के बाद बचे हुए पैसों से रानी ने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब रानी चंद्रावती को समझ में आ गया था कि गरीबी क्या होती है और गरीब के लिए 2 तिनकों की झोपड़ी बनाना कितना कठिन होता है। फिर रानी ने उस गरीब महात्मा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजा रानी के परिश्रम और उन्हें अपनी गलती की माफी मांगते देख बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर राजा रानी को आदर सहित अपने महल में ले आते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।